Hello dear students, welcome back in online teaching. As you all know, in previous video we have discussed about Vedas. There are 4 Vedas, namely Rigved, Samved, Yajurved and Atharvaved. Also we have taken information that Rigveda composed before 3500 years ago, and also it printed before 200 years. Also we have taken information about megaliths. Now in this video we are going to take next part of the lesson. So open your books of book history grade 6. Here you can see the line. All these burials have some common features. अब ये जो burials थी यानी कि जो कब्रें थी, इनकी ये जो सब कब्रें थी ये सेम थी, यानी कि इनके फीचर्स जो थे सेम थे. जनरली the dead were buried with distinctive pots which are called black and red ware. अब जो भी कुछ डेड बॉडीज रहती थी या फिर डेड यानी कि मृत डेड हुए जो भी कुछ पर्सन्स होते थे उनके साथ डिस्टिंक्टिव पॉट्स यानी कि जो कुछ पॉट्स रहते थे वो पॉट्स डेड बॉडी के साथ उस मेगालिथ में यानी कि उस कब्र में रखे जाते थे, जिनको कहा जाता था ब्लैक एंड रेड वेयर. जो डेड बॉडी के साथ जो भी कुछ पॉट्स रखे जाते थे उनको कहा जाता था ब्लैक एंड रेड वेयर. Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold. इसी तरह से डेड पर्सन यानी कि जो डेड बॉडी थी उसके साथ लोग क्या करते थे, उसको दफनाने के समय एक तो पॉट्स रखते थे या फिर और भी कुछ चीजें रखते थे, जैसे कि वेपन्स यानी कि हथियार, ऑफ आयरन यानी कि लोहे के जो भी कुछ पुराने ज़माने में प्राचीन काल में जो भी कुछ वेपन्स का इस्तेमाल होता था उन वेपन्स को डेड बॉडी के साथ रखा जाता था. कहाँ पे? कब्र में. एंड समटाइम्स स्केल्टन्स ऑफ हॉर्सेस, कभी कभी हॉर्सेस के स्केल्टन्स यानी कि हॉर्स का कंकाल, स्केल्टन इसका मतलब होता है कंकाल. हॉर्स इक्विपमेंट यानी कि हॉर्स को जो भी कुछ इक्विपमेंट रहते हैं वो इक्विपमेंट भी डेड बॉडी के साथ देखे जाते हैं, पाए गए हैं. एंड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहने. ऑर्नामेंट्स भी हमें आज देखने के लिए मिलते हैं उन कब्रों में. अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और उनसे कुछ पूछताछ करेंगे, इंक्वायरी लेंगे, तो हमें वो ये जानकारी देंगे कि जो भी कुछ प्राचीन काल में डेड बॉडीज कब्रों में रखी जाती थी उनके साथ कुछ पॉट्स, कुछ वेपन्स, कुछ हॉर्सेस के इक्विपमेंट वहाँ पर देखे गए हैं. ऑफ स्टोन एंड गोल्ड यानी कि स्टोन के या फिर गोल्ड के जो भी कुछ इक्विपमेंट रहते थे, ऑर्नामेंट्स रहते थे, वो डेड बॉडी के साथ रखे जाते थे. वॉज आयरन यूज्ड इन द हड़प्पन सिटीज. अब अपने हड़प्पन नाम सुना होगा. ये जो हड़प्पन कल्चर था, इस हड़प्पन कल्चर में, हड़प्पन सिटीज में आयरन का यूज किया गया था क्या, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है. तो आयरन इक्विपमेंट्स कौन से थे, किस प्रकार के थे? देखिए, आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथ बरियल यानी कि वो जो कब्रें थी उन कब्रों में किस प्रकार के इक्विपमेंट्स पाए गए हैं. यहाँ पर दिया गया है लेफ्ट टॉप यानी कि ये जो लेफ्ट टॉप का ये जो पिक्चर है, देखिए यहाँ पर एक इक्विपमेंट दिया गया, ये है हॉर्स इक्विपमेंट. ये जो इक्विपमेंट आप यहाँ पर देख रहे हो, ये हॉर्स को इस्तेमाल किया जाने वाला एक इक्विपमेंट था. लेफ्ट बिलो यानी कि लेफ्ट साइड का ये जो बिलो वाला हथियार है, ये है एक्स. एक्सेस मतलब ये एक पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में जो लोग इस्तेमाल करते थे, जिसे कहा जाता है कुल्हाड़ी. ये जो कुल्हाड़ी की तरह अपने आपको ये यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है, ये कुल्हाड़ी डेड बॉडी के साथ रखी जाती थी. उसी तरह से बिलो यानी कि नीचे आपको एक डैगर दिख रहा है. डैगर का मतलब होता है खंजर. ये जो देख रहे हो आप यहाँ पर, इसको कहते हैं खंजर. इस तरह के हथियार भी पुराने जमाने में, प्राचीन काल में लोग डेड बॉडी के साथ उस कब्र में रखते थे, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को आज उनकी खोजबीन में मिले हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज. फाइंड आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस. अब ये हो गई बात वैदिक और मेगालिथ या फिर बरियल्स के बारे में. अब देखते हैं कि सामाजिक जीवन कैसा था, सोशल डिफरेंसेस क्या थे, यानी कि समाज लोग कैसे रहते थे, क्या
क्या समाज की बातें थी, इसके बारे में हम इस पॉइंट में देखेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है पुरातत्व वैज्ञानिक। थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विथ अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। अब आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि जो भी कुछ डेड पर्सन के साथ यानी कि कब्र में जो भी कुछ चीजें मिलती थी वो किसकी होती थी, बिलोंग टू, यानी कि वो जो डेड पर्सन रहता था उसी के साथ वो क्या कांटेक्ट रखती थी या फिर वो उसी की थी। इस तरह का एक बातचीत आर्कियोलॉजिस्ट ने कही है। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। अब ये जो ग्रेव है इसे भी आप कब्र कह सकते हो। तो समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर, यानी कि कभी कभी क्या होता था कि एक ही कब्र में बहुत सारी चीजें डेड बॉडी के साथ रखी जाती थी। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 पेज 3। अब ये ब्रह्मगिरी जो है आपको कहां पे देखने के लिए मिलेगा, मैप 2 जो है वो पेज नंबर 13 पे है। तो ये जो ब्रह्मगिरी है मैप सेकंड में आप देख सकते हो। हेयर वन स्केलेटन वाज बरीड विथ 33 गोल्ड बेड्स। अब एक स्केलेटन था, यानी कि स्केलेटन यानी कंकाल, बरीड यानी कि उसे दफनाया गया था विथ 33 गोल्ड बेड्स। अब बेड्स का मतलब होता है मनी, जिसे कहते हैं हम, यानी कि सोने के मनी। 33 गोल्ड बेड्स, 2 स्टोन बेड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल, जिसे शंख कहा जाता है। कॉन्च शेल यानी शंख जिसे हम कह सकते हैं। ये सारी चीजें एक डेड बॉडी के पास या फिर एक कब्र में आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि कितनी सारी चीजें पुराने जमाने में डेड बॉडी के साथ रखी जाती थी, जिनमें सोने के गहने, लोहे के जो औजार रहते थे, वेपन्स रहते थे, वो भी वहां पर रखे जाते थे। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। और जो कुछ अब ऐसा नहीं है कि सारी डेड बॉडी के साथ या फिर सारी स्केलेटन के साथ बहुत सारी चीजें हमें मिलती। कुछ कब्रें ऐसी भी थी जिनमें बहुत थोड़ी या फिर अ फ्यू चीजें जो है देखने के लिए मिली है। दीज फाइंड्स सजेस्ट that there was some difference in status among the people who were buried. Some were rich, other poor, some chiefs, other followers. अब ये जो भी कुछ चीजें रखी जाती थी ये किसके मुताबिक रखी जाती थी, देखिए, some were rich, यानी कि जो कुछ रिच पीपल रहते थे, जिनके पास वेल्थ होती थी, धन होता था, पैसे होते थे। अदर पुअर्स, यानी कि कुछ लोग गरीब थे। सम चीफ्स, यानी कि कुछ उस समाज के चीफ्स रहते थे, मुखिया रहते थे। अदर्स फॉलोअर्स, यानी कि कुछ लोग रहते थे, सामान्य जो लोग रहते, समाज के जो लोग रहते थे, अपने अपनी हैसियत के मुताबिक क्या करते थे लोग, जब कोई पर्सन डेड होता था तब उस डेड बॉडी के साथ वो जो चीजें थी, जैसे कि गोल्ड की चीजें हो, आयरन की चीजें हो, ये सब चीजें अपने अपने हैसियत के मुताबिक लोग उस बरियल में रखते थे, उस कब्र में डेड पर्सन के साथ रखते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है वेयर सम बरियल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज। अब कुछ बरियल यानी कि कुछ कब्रें जो है मिंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, यानी कि कुछ ऐसी फैमिलीज होती है, सर्टेन यानी कि विशिष्ट फैमिलीज की कुछ एक ही जगह पर क्या होती थी, बरियल साइट होती थी या फिर दफनाने की जो जगह रहती थी वो एक ही साइट में फैमिलीज की जगह तय की जाती थी। अभी क्या है देखिए, समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। अब यहाँ पर क्या होता था कि कुछ कुछ जो कब्र होती थी उन कब्रों में एक से ज्यादा स्केलेटन पाए गए हैं या फिर दिखे या फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढे हैं। अब एक ही कब्र में बहुत सारे स्केलेटन का क्या मतलब है, these indicate that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place, not at the same time। अब क्या होता था, अगर कोई एक फैमिली है तो उस फैमिली का कोई डेड पर्सन अगर डेथ उसकी डेथ होती है तो उसको क्या एक ही मेगालिथ में या फिर एक ही जगह पे उसे दफनाया जाता था। अब एक ही फैमिली के अगर बहुत सारे पर्सन डेथ हो जाती थी उनकी या फिर वो डेड हो जाते थे तब उनको एक ही जगह पे क्या करते थे, वो वन बाय वन उनको उस कब्र में दफनाया जाता था। दिस इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। अब ये बात क्या दिखाती थी कि जो भी कुछ स्केलेटन वहां पर मिलते थे वो क्या दिखाते थे कि जो भी कुछ डेड पर्सन हुए हैं वो एक ही फैमिली से थे। बाद में है वेयर बरीड इन द सेम प्लेस। The bodies of those who died later were brought into the grave
through the portholes. Stone circles or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to. देखिए अब क्या होता था, द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड, जो भी कुछ लोग मरते थे उनको क्या किया जाता है, एक पोर्थ होल यानी कि बड़ा सा गड्ढा, उस गड्ढे में उनको दफनाया जाता था. स्टोन सर्कल और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस. अब जब उस डेड बॉडी को दफनाया जाता था तब क्या किया जाता था, एक बड़ा सा स्टोन या फिर बोल्डर या फिर बड़ा सा एक पत्थर वहां पर उस सरफेस पर यानी कि दफनाने के बाद सरफेस पर रखा जाता था. क्यों रखा जाता था, ये एक साइन पॉट था. किसका साइन पॉट था, कि वहां पर कोई भी एक सर्टेन फैमिली का जो डेड पर्सन है वो दफनाया गया है, यानी कि बाद में अगर किसी को वहां पर वो बरियल साइट ढूंढनी हो तो उसको आसानी हो कि वो जो साइन पॉट था यानी कि वो जो बोल्डर रहता था वो बोल्डर देख के लोग समझ जाते थे कि यहाँ पर ये क्या है, एक बरियल साइट है, यानी कि यहाँ पर एक कब्र है. ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक हमने देखा है कि सर्टेन फैमिलीज में जो भी कुछ डेथ्स होती थी वो एक ही जगह पे लोग वहाँ डेड बॉडीज को क्या करते थे, दफन करते थे. बाद में है अ स्पेशल बरियल एट इनामगांव. अब एक स्पेशल बरियल यानी कि क्या है, इसमें इनामगांव नाम का एक प्लेस है, यहाँ पर एक स्पेशल बरियल यानी कि विशिष्ट प्रकार की एक बरियल साइट है, उसके बारे में जानकारी लेंगे. देखिए अब ये जो प्लेस है इनामगांव, यहाँ पर एक बरियल साइट हमें देखने के लिए मिलती है. देखिए क्या है, फाइंड इनामगांव ऑन मैप 2. ये जो मैप नंबर 2 है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, इनामगांव जो कि पेज नंबर 13 पे है. इट इज अ साइट ऑन द रिवर घोड़. अब घोड़ ये जो नाम आपने सुना होगा, ये जो घोड़ है एक रिवर का नाम है, नदी का नाम है. अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा. भीमा जो रिवर है, भीमा की ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है. कौन, घोड़ यानी कि उपनदी है. इट वॉज ऑक्युपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो. अब ये कब तैयार हुई है, आज से लगभग 3600 से लेकर 2700 ईयर्स एगो, यानी कि बिफोर 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो. हेयर एडल्ट्स वेर जनरली बरीड इन द ग्राउंड. अब एडल्ट्स जो थे, अगर किसी एडल्ट की मौत हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, तो उसे ग्राउंड यानी कि एक जगह पे गड्ढा करके उसे बरीड किया जाता था, दफनाया जाता था. लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ. नॉर्थ दिशा में उसका हेड रख के उसे स्ट्रेट उस गड्ढे में रखकर दफनाया जाता था. समटाइम्स बरियल वेयर विद इन द हाउसेस. अब कभी कभी क्या होता था कि पुराने जमाने में बहुत बड़े बड़े हाउसेस रहते थे जिनको बहुत बड़े बड़े आंगन भी रहते थे. तो अगर उस फैमिली से रिगार्डिंग कोई पर्सन रहता था, उसकी डेथ हो जाती थी, कोई एडल्ट की डेथ हो जाती थी, तो उसी घर में या फिर आंगन में उसे क्या किया जाता था, दफनाया जाता था. समटाइम्स बरियल्स वेयर विद इन द हाउसेस, यानी कि घर के जो आंगन रहते थे उस आंगन में गड्ढे करके वहीं पे जो बरियल साइट है वो तैयार की जाती थी. वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वेयर प्लेस्ड विद द डेड. अब आपने देखा है कि जो डेड पर्सन था, डेड पर्सन के साथ बहुत सारे प्रकार के गहने, ऑर्नामेंट्स या फिर आयरन के जो भी कुछ चीजें थी वो रखी जाती थी. और इसी के साथ वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर भी डेड पर्सन के साथ बरियल साइट पे रखा जाता था. वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ 5-roomed हाउस. अब एक जगह पे क्या हो गया कि एक 5 कमरों वाला बहुत बड़ा एक घर था जिसको बहुत एक बड़ा आंगन था, वहां पर क्या हो गया कि एक जो बरियल साइट है वो वहां पर देखी गई थी. वन मैन वॉज फाउंड बरीड. अब एक जो इंसान है डेथ हो गई थी उसकी, वन मैन वॉज फाउंड बरीड यानी कि उसे दफनाया गया था. कहां पर, अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड, यानी कि बहुत बड़े बड़े एक 4 गड्ढे किए गए थे. उन 4 गड्ढों में या फिर जो डेड बॉडी रख सके इस तरह के 4 गड्ढे वहां पर एक ही जगह पे बनाए गए और उन्हीं गड्ढों में उस इंसान की उस इंसान को दफनाया गया था जो कि डेथ था. हाउस वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेस एट द साइट, यानी कि मैंने आपको कहा था कि जो इनामगांव है उस इनामगांव में एक बहुत बड़ा 5 कमरों वाला घर था. उस घर के आंगन में एक डेथ बॉडी को दफनाया गया था. इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट,
यानी कि जो गांव था उस वो जो इलाका था उस इलाके के सेंटर में वो घर था और वहां पे एक बरियल साइट तैयार की गई थी, यानी कि वहां पे एक कब्र तैयार की गई थी। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रैनरी। ग्रैनरी का मतलब होता है धान का कोठार या फिर धान या फिर हमारे घर में जो खाने पीने के लिए धान लगता है, जो भी कुछ चीज़ें लगती है उसे रखने के लिए जो प्लेस होता है उसे कहा जाता है ग्रैनरी। तो इस घर को एक ग्रैनरी भी थी, धान का कोठार भी वहां पर था। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन, और बॉडी को कैसे रखा गया था? क्रॉस लेग, यानी कि लेग को क्या किया गया था? पैरों को क्रॉस पोजिशन में रखा गया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है नीचे, डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ चीफ? क्या आपको लगता है कि गांव के बीच में, घर के आंगन में उस बॉडी को दफनाने का मतलब क्या था? या फिर वो कोई चीफ था गांव का, कोई गांव का मुखिया था? कौन होगा जिसे गांव में ही एक कब्र तैयार करके वहां पे दफनाया गया? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको क्या करना है? रीजंस देने हैं, आंसर्स देने हैं। ओके, अब यहाँ पे नीचे आपको एक बॉक्स दिया गया है, व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस। अब स्केलेटल स्टडीज यानी कि कंकालों की एक स्टडी क्या कहती है? इट इज इजी टू मेक आउट द स्केलेटन of a child from its small size. However, there are no major differences in the bones of a girl and a boy. अब क्या था कि जो स्केलेटन जो थे, यानी कि स्केलेटन किसका है? बड़े पर्सन का था या फिर छोटे पर्सन का है या फिर किसी चाइल्ड का है? ये स्केलेटन यानी कि बोन्स देखकर पता लगाया जा सकता था। हाउएवर देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय, यानी कि अगर कोई लड़का लड़की यानी कि गर्ल एंड बॉय अगर उसकी डेथ होती है, उसका कंकाल अगर मिलता है, तो उन दोनों कंकालों में, उन दोनों स्केलेटन्स में ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता था। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वाज दैट अ मैन और अ वुमन? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्या कंकाल देखकर, स्केलेटन देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वो स्केलेटन किसी महिला का है या पुरुष का है, मैन का है या वुमेन का है? क्या हम पता लगा सकते हैं? समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन। फॉर इंस्टेंस, इफ अ स्केलेटन इज फाउंड विद ज्वेलरी, इट इज समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ अ वुमेन। अब ये बात स्केलेटन देखकर पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है कि स्केलेटन वुमेन का है या मैन का है, लेकिन पुराने जमाने में लोग क्या करते थे? अगर बॉडी के शरीर पे या फिर स्केलेटन के शरीर पे कुछ ज्वेलरीज दिखाई देती थी तो अंदाजा लगाते थे कि वो स्केलेटन किसका है? एक वुमेन का है। हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस, लेकिन इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, कठिनाइयाँ आई है। ऑफन मेन ऑल्सो वोर ऑर्नामेंट्स, क्योंकि उन दिनों जो पुरुष थे, मेंस थे, वो भी क्या कहते थे? ऑर्नामेंट्स पहनते थे। ऑर्नामेंट्स यानी गहने, गहने जो सोने के होते हैं, चांदी के होते हैं, वो गहने पुरुष भी उन दिनों पहनते थे, पहना करते थे। इसलिए स्केलेटन देखकर ये पहचानना मुश्किल था कि स्केलेटन वुमेन का है या फिर मैन का है। A better way of figuring out of the sex of a skeleton is to look at the bone structure. The hip or the pelvic area of women is generally larger to enable the child bearing. अब क्या करते थे लोग कि स्केलेटन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर देख के अंदाजा लगाते थे कि ये स्केलेटन मैन का है या फिर वुमेन का है, किसी पुरुष का है या फिर महिला का है। These distinctions are based on modern skeletal studies. अब यहाँ इसी तरह से यहाँ से क्या हो गया? मॉडर्न यानी कि आधुनिक स्केलेटल स्टडी, जो कंकालों का जो स्टडी है, अभ्यास है, उसकी जो जानकारी है वो वहाँ से लेना शुरू हो गई। अबाउट 2000 years ago there was a famous physician named चरका who wrote a book on medicine known as the चरका संहिता। अब आज से लगभग बच्चों 2000 साल पहले एक फिजिशियन थे जिनका नाम था चरका। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है, आपने सुना होगा, चरका संहिता, जो कि शरीर शास्त्र पे आधारित है। यानी कि शारीरिक जो रचना है, ह्यूमंस की जो शारीरिक स्थिति रहती है या फिर हमारी जो रचना है उसके ऊपर आधारित एक उन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है चरका संहिता। देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स। इसी बुक में चरका संहिता नाम की जो बुक है, जो किसने लिखी है? फेमस फिजिशियन जिनका नाम था चरका, उन्होंने लिखी थी। उस बुक में क्या दिया गया है कि ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स है? 360, यानी कि 360 टोटल हमारी बॉडी में क्या रहते हैं?
बोन रहते हैं, ऐसा चरका संहिता नाम की जो बुक है उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। दिस इज मच लार्जर नंबर देन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटॉमी। अब मॉडर्न एनाटॉमी यानी कि जो आधुनिक शरीर शास्त्र है, आधुनिक शरीर शास्त्र में बताया गया है, दिस इज अ मच लार्जर नंबर देन 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि 200 बोन्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं आज की आधुनिक एनाटॉमी में, आधुनिक शरीर शास्त्र में। चरका arrived at this figure by counting the teeth, joints and cartilage। अब जो चरका थे, जो फिजिशियंस थे, उन्होंने क्या क्या काउंट किया था? ये जो बोन्स उन्होंने उस बुक में हमें दिए गए हैं कि बॉडी में 360 बोन्स होते हैं, तो इनमें किसका मिक्सचर है? देखिए, काउंटिंग यानी कि क्या क्या काउंट किया था उसमें? टीथ, दांत, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो चरका संहिता जो बुक है उसमें किस किस का काउंटिंग हो गया है? टीथ यानी कि दांत, जॉइंट्स और कार्टिलेज जिसे कहा जाता है हमारे बॉडी में जो सॉफ्ट बोन्स होते हैं उसका भी यहाँ पर काउंटिंग हो गया था या फिर उन्होंने किया था। और ये सब मिला के ह्यूमन बॉडी में 360 यानी कि 360 बोन्स है, ऐसा उन्होंने उस बुक में लिखा था। हाउ डू यू थिंक ही फाउंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल्स? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको क्या लगता है कि ये जो सारी बातें हैं वो उन्होंने कैसे तय की होगी या फिर इनकी जानकारी उनको कैसे मिली होगी? आपको इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशंस एट इनामगांव। अब ये जो इनामगांव जो प्लेस था वहां पर लोग क्या क्या ऑक्यूपेशंस करते थे? आप देखते हो कि जो रूरल एरिया होता है तो लोग अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं? ऑक्यूपेशंस करते हैं। कोई फार्मिंग करता है या फिर और भी कुछ, बहुत सारे, देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर्स ऑफ ऑक्यूपेशंस। तो ये जो इनामगांव था, यहाँ के लोग कौन कौन से ऑक्यूपेशंस करते थे? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है इनामगांव में? सीड्स यानी कि बीज मिले हैं किसके? व्हीट, गेहूं। इसके बाद है बार्ली, उसके बाद है राइस, पल्सेस, माइलेट्स, पीस एंड सीसेम। ये जो रोजाना के हम खाने में हो या फिर घर में ये जो सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती है, ये सब चीजें आर्कियोलॉजिस्ट को इनामगांव में मिली। ये सब चीजों को पढ़ के आपको क्या लगता है क्या करते होंगे वो लोग? राइट, वो लोग क्या करते होंगे? फार्मिंग। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, वहां पे एनिमल्स के बोन्स भी मिले हैं। मेनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो they may have been used as food have also been found. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horses, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare and mongoose, beside birds, crocodile, turtle, crab and fish. अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो फार्मिंग या फिर फील्ड से हम लेते हैं, उसी के साथ जो जानवर रहते हैं, पालतू जानवर, जैसे कि बफेलो है, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटेलोप, हेयर एंड मंगूस, बिसाइड बर्ड्स। अब यहाँ तक क्या है? ये जो है ये सारे एनिमल्स के जो स्केलेटन है या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी की है, उस स्टडी में ये सब चीज़ें उनको दिखाई दी गई है। फिर बर्ड्स में क्या क्या दिखाई गया है? बर्ड्स दिखाई गया है, पंछी, उसके बाद क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश, इन सब का जो मिक्सचर है या फिर ये सब चीज़ें, इन सब के कंकाल या फिर इनके अवशेष इनामगांव में आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। ये सब देखकर उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है, ये स्टडी किया है कि उनके ऑक्यूपेशंस क्या होंगे? ज़्यादातर फार्मिंग करना, या उसके बाद जो पालतू जानवर है उनको अपने पास रखना, उनसे कुछ मुनाफा कमाना, या फिर वो उनका इस्तेमाल है जो घर में करना है, या फिर हम बफेलो है, गोट है, उनका भी इस्तेमाल फार्मिंग के तौर पर या फिर फार्मिंग में करते हैं। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर, आमला, जामुन, डेट्स एंड अ वेराइटी ऑफ बेरीज वेयर कलेक्टेड। उसी तरह से इनामगांव में क्या मिला है? बेर, आमला, जामुन, डेट्स एंड अ वेराइटी ऑफ बेरीज, इनका भी इस्तेमाल लोग अपने खाने में करते थे। यानी कि जो फ्रूट्स हम आज खाते हैं वो फ्रूट्स के तौर पर इनामगांव में उस प्राचीन काल में बेर, आमला, जामुन, डेट, बेरीज का इस्तेमाल वो लोग अपने रोजाना के खाने में एज अ फ्रूट्स करते थे। उसके बाद है यूज दिस एविडेंस टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल एट इनामगांव। अब क्या है
कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसके मुताबिक या फिर उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके यूज़ करके इनाम गांव के लोगों के बारे में, उनके ऑक्यूपेशंस के बारे में जानकारी लिखनी है। और एक एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर दी गई है जिसे कहा गया है एल्सवेयर। अब क्या है, फाइंड चाइना इन योर एटलास। जो नक्शा है, एटलास यानी नक्शा, नक्शे में आपको चाइना ढूंढना है। अराउंड 3500 ईयर एगो, आज से लगभग 3500 साल पहले, वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना। आज से लगभग 3500 साल पहले सबसे पहले राइटिंग का जो एविडेंस है, यानी कि लिखित स्वरूप का जो प्रकार है या फिर लिखित जो पत्र है, वो सबसे पहले हमें चाइना में देखने के लिए मिला है। चाइना में वो फाउंड किया गया है। दीज राइटिंग्स वेयर ऑन एनिमल बोन्स। अब वो राइटिंग किस पे थी? आज हम किस पे लिखते हैं? जो नोटबुक्स होती है, पेपर वर्क होता है या फिर पेपर पे हम आज राइटिंग करते हैं। लेकिन उस काल में, प्राचीन काल में, आज से लगभग 3500 साल पहले एनिमल्स के बोन पे लिखा जाता था। राइटिंग कहाँ पे की जाती थी? एनिमल्स के बोन्स पे। जो एनिमल के बड़े बड़े जो डेथ एनिमल्स थे उनके बड़े बड़े बोन्स लाए जाते थे और उन बोन्स पे राइटिंग का वर्क किया जाता था। These are called oracle bones because they were used to predict the future। और ऐसे जो बोन्स थे उनको ओरेकल बोन्स कहा जाता था, यानी कि उनको अद्भुत या फिर दैवी बोन्स कहा जाता था। बिकॉज दे वेर यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि वो जो बोन्स थे वो किसके लिए यूज किए जाते थे? फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए, यानी कि भविष्यवाणी करने के लिए। किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स। क्या करते थे? उन दिनों के जो राजा थे वो क्या करते थे? बोन्स पे क्वेश्चंस लिखते थे। अब फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन लिखते थे? उनको जो भी कुछ अपेक्षाएं थी या फिर फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में जानकारी लेने का मन होता था, तब वो क्या करते थे? वो सारी चीजें बोन्स पे राइट करते थे। किस प्रकार के क्वेश्चन थे वो? देखिए, वुड दे विन बैटल्स? क्या वो बैटल जीतेंगे? वुड द हार्वेस्ट बी गुड? क्या इस साल हार्वेस्ट यानी कि जो क्रॉप्स है वो अच्छा आएंगे? वुड दे हैव सन्स? क्या उनको सन्स बच्चे होंगे? द बोन्स वेयर देन पुट इनटू द फायर। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन हमने देखे हैं 1, 2 एंड 3, ये जो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन वो क्या करते थे? बोन्स पे लिखते थे और लिखने के बाद क्या होता था? उन बोन्स को वो फायर में डालते थे, यानी कि उन बोन्स को जला दिया जाता था। एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट। बाद में वो क्या होता था कि वो बोन्स हीट की वजह से टूट जाते थे। देन फॉर्चून टेलर्स, यानी कि जो भविष्य बताने वाले लोग थे, फॉर्चून टेलर्स स्टडीड दिस क्रैक्स। फिर वो फॉर्चून टेलर्स क्या करते थे? वो क्रैक्स यानी कि उन बोन्स का स्टडी करते थे। एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, और उससे प्रयास करते थे कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाए, यानी कि भविष्य बताया जाए। एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक्स। अब कभी कभी वो क्या करते थे? इस काम में मिस्टेक्स भी करते थे, गलतियां करते थे। दिस किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस इन सिटीज। किंग्स कहाँ पे रहते थे? पैलेसेस यानी कि राजदरबार में रहते थे, महल में रहते थे। दे अमेज्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ, यानी कि बहुत सारी मात्रा में क्या करते थे? वो अपने पास संपत्ति यानी कि वेल्थ जमा करते थे। इंक्लूडिंग लार्ज इलेबोरेटली डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल्स। हाउएवर दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन। और इसी समय उन दिनों इन लोगों को आयरन का इस्तेमाल यानी कि लोहे का इस्तेमाल कैसे करना है वो मालूम नहीं था। लेकिन ब्रॉन्ज के जो भी कुछ गहने थे, ब्रॉन्ज की जो भी कुछ चीजें थी, उनको इकट्ठा किया जाता था, या फिर बहुत सारी वेल्थ यानी कि गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स थे, गहने होंगे या फिर बाकी जो भी कुछ चीजें थी वो जमा करके रखते थे। लेकिन इन दिनों में आयरन का इस्तेमाल नहीं होता था। आयरन का इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में ज्यादातर जानकारी उन लोगों को नहीं थी। यहाँ पर आप देख सकते हो एक पिक्चर दिया गया है, एक बोन का पिक्चर है, और इस तरह से जो आप देख रहे हो, इस तरह से बोन पे क्या किया जाता था? लाइनें राइट की जाती थी, और बाद में इन बोन्स को क्या किया जाता था? फायर में जला दिया जाता था। और बाद में फॉर्चून टेलर्स उन क्रैक्स की पढ़ाई करके, उनको स्टडी करके फॉर्चून बताने का या फिर प्रेडिक्ट करने का काम करते थे। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, लिस्ट वन डिफरेंस बिटवीन द राजा एंड ऋग्वेदा एंड दीज किंग्स। अब यहाँ पर किंग्स
उसके बाद राजा और ऋग्वेदा, इनके बारे में हमने जानकारी देखी है, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या करना है, जानकारी लिखनी है, उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है कि राजा, ऋग्वेदा और किंग्स में क्या डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट पार्ट है, तो बच्चों मुझे आशा है कि ये लेसन आपके समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से इस लेसन को रीड करना है ताकि आप और भी अच्छे तरीके से इसे समझ पाओ। नेक्स्ट जो पार्ट है अपना क्वेश्चन आंसर, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।